गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ये जो बल होता है, सबसे पहला तो है कि ये फील्ड फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है या जो गुरुत्वाकर्षण होता है, बल की अगर बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात कि ये होता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब होता है क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल, बल, फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स। देखो फील्ड फोर्स का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था, उसके चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं, जैसे कोई धन आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र लिखते थे। इस क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को मैं ले आता था तो आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता था। मतलब बिना टच हुए, बिना छुए बल लगाना, ये उसको कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता, नाम में ही आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो आकर्षण नेचर का होता है, आकर्षण। ठीक है। यहाँ पे कोई चालक या सुचालक या कुचालक का कोई लफड़ा नहीं है गुरुत्वाकर्षण में, आकर्षण प्रकृति का होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स, ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग मतलब लंबी परास, लंबी परास, लॉन्ग रेंज। रेंज, ठीक है। लंबी परास का मतलब है कि, लंबी परास का मतलब है कि कोई भी दो द्रव्यमान किसी भी दूरी पर अगर रखोगे, कोई भी दो द्रव्यमान किसी भी दूरी पर रखोगे तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। देखो जैसे धरती और सूरज के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इतनी दूरी होने के बावजूद भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और उसी बल के कारण घूम रही है धरती भी, है ना। वीक फोर्स होता है ये जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण, सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। मतलब जो अपने चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं, चार फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल, फिर होता है अपने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, फिर होता है अपना ये नाभिकीय बल, और फिर दुर्बल नाभिकीय बल। इन सब में सबसे वीक होता है ना। गुरुत्वाकर्षण जो होता है सबसे वीक फोर्स है, सबसे वीक। ठीक है, सबसे वीक होता है, सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है। 4 पॉइंट्स लिखो, फिर अपन बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसका स्टेटमेंट पहले बता देता हूं। स्टेटमेंट ये है कि यदि किन्हीं, कोई भी, किन्हीं मतलब कोई भी दो द्रव्यमान, किन्हीं दो द्रव्यमानों को कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य, अच्छा, एक कुछ दूरी जो है ना वो कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। कुछ दूरी मतलब कोई डिस्टेंस है, वो मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, और करोड़ किलोमीटर में भी हो सकती है। तो उनके मध्य लगने वाला, लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, देख लेना स्पेलिंग गलत हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। मोटा मोटा बात यह है, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान के कारण। अब वो द्रव्यमान चाहे एक प्रोटॉन हो, वो द्रव्यमान चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पूरी अर्थ हो, कितना ही छोटा द्रव्यमान हो, कितना ही बड़ा द्रव्यमान हो, कितना ही मतलब कम दूरी हो या कितनी ही ज्यादा दूरी हो,
ये नियम हमेशा लगता है, ठीक है। अब नियम क्या है वो देखो, मतलब लॉ क्या है। माना कि कोई एक, अच्छा सबसे मेन बात, ये सिर्फ बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होगा जो अपन नियम बता रहे हैं, आगे बताऊंगा, इसमें मैं लिखा दूंगा। मान लो कि द्रव्यमान m1 है और ये द्रव्यमान है m2 है, m2 है, m1 और m2 आपस में आकर्षण बल लगाएंगे। m2 ने m1 पे मान लो बल लगाया, ये मान लो इसको बोल देता हूं मैं, ये है F1, 1 पर लगने वाला 2 के कारण, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया के प्रतिक्रिया होती है, तो ये हो जाएगा F12 सदिश, ठीक है। और F12 का परिमाण यानी कि 1 पर 2 के कारण या फिर 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण, इसका जो परिमाण है वो इक्वल होगा और वो हो जाएगा, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि भाई इन दोनों के मध्य लगने वाला बल m1 इंटू m2 के समानुपाती होता है, और फिर मैं लिखता कि 1/r स्क्वायर के समानुपाती है, और फिर अपन लिखते इसको कि कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, वो सब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो सब इतना लंबा नहीं खींचा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर है, जहां पे m1 तथा m2 ये जो लो है सिर्फ बिंदु द्रव्यमान के लिए लगेगा, ध्यान रखना, ओनली फॉर पॉइंट मास, सिर्फ बिंदु द्रव्यमान के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, सिर्फ बिंदु द्रव्यमान, ठीक है, बिंदु द्रव्यमान। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता, जैसे विद्युत बल माध्यम पे निर्भर करता है, उसमें एप्सिलॉन आर आता है, ये माध्यम पर निर्भरता नहीं है इसकी, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। इतना लिखो पहले, फिर और आगे बताता हूं। ये F21 का मतलब होता है 2 पर, और 1 का मतलब है 1 के कारण, 1 के कारण, ठीक है। F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पर 1 के कारण, इक्वल टू, अब देखो स्थिति सदिश 1 से लेके 2 तक का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R21, ये यहां से यहां तक का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश 21, R21, 2 से 1 से 2 तक सदिश R21, R2 माइनस R1, 2 की स्थिति माइनस 1 की स्थिति, ये सब 11th में सिखाते हैं, ये सब लिखना स्थिति वगैरह। तो बस परिमाण तो हो गया अपने पास, ये Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और दिशा करनी, अच्छा दिशा पहले r क्या है वो पूरा लिखते हैं, r हो जाएगा R21 सदिश का परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया दिशा, और बल की दिशा किसके विपरीत है, R21 के विपरीत है, तो R21 कैप, कैप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एकांक सदिश लेना, क्योंकि परिमाण तो मैंने लिख दिया, सिर्फ दिशा देनी है, एकांक सदिश मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। अब इसको पूरा सॉल्व करके अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब इस r कैप को लिख दो r अपॉन r का परिमाण, तो ये बन जाएगा, नीचे बन जाएगा क्यूब R21 सदिश, इसका तो बन जाएगा क्यूब, ये पावर 3, और यहाँ बन जाएगा r सदिश, r सदिश, कौन सा सदिश, 2 से 1 तक का सदिश, ये होता है सदिश रूप में। G होता है अपना सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और इसका जो मान है वो होता है 6.67, लगभग इसके आसपास होगा, 6.6 तक भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, देखो कितना छोटा है, 10 की घात माइनस 11 की टर्म्स में है, जबकि अपन k q1 q2 बाई r स्क्वायर जो लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें k कितना ज्यादा होता है, 9 इंटू 10 की घात 9, ये है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11, 10 की घात 20
बहुत वीक होता है क्योंकि इसका जी देखो कितना कम है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 1 किलोग्राम का पार्टिकल, दूसरा 1 किलोग्राम का पार्टिकल, बिंदु है बिंदु, दोनों को 1 मीटर दूरी पे रखा गया, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल कितना आएगा। देखो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन। ये इस बात को प्रूव करता है कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम आ रहा है। अब वहीं पे अगर मान लो मैं 1 कूलाम और 1 कूलाम आवेश को रखो, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, दूरी 1 मीटर, तो इनके मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो कितना ज्यादा आएगा, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। देखो फर्क तुम खुद देख लो कि कितना फर्क है। विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल भी, क्योंकि चुंबक तो चलो यहाँ है नहीं, हालांकि विद्युत और चुंबक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म जो है, एक तरह से ये समझ लो भाई भाई हैं ये दोनों। विद्युतीय बल और चुंबकीय बल ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही पिता की दो औलादें ये। तो तुम देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कितना बड़ा है ना, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना छोटा है। तो मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पर सबसे बड़ी बात, सूरज के चारों तरफ, एक मिनट मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 1-1 किलो का ही द्रव्यमान है, इसलिए फोर्स कम है। वहीं अगर ये द्रव्यमान सोचो, सूरज और धरती है, सन और अर्थ है, तो इनके द्रव्यमान इतने बड़े बड़े हैं कि ये m1 और m2 जो होता है ना, m1 इंटू m2, ये बड़े बड़े द्रव्यमान है। तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर में अगर ये m1 इंटू m2 बहुत भारी भारी हो जाए, बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान हो जाए, जो तारे वगैरह होते हैं ना, वो अगर हो जाए, तो ये गुरुत्वीय बल भी बहुत ताकतवर बन जाता है। जैसे धरती अपने को खींचती है mg बल से, तो ये mg बल देखो कितना ताकतवर है। 1 kg का भी है तो 10 न्यूटन बनता है। कहाँ ये 10 न्यूटन और कहाँ ये इतना छोटा सा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। मास बहुत ज्यादा है। अगर मास बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी फिर बहुत भारी हो जाता है। पर सेम अपन उसके लिए बात करें, समान दूरी हो, मतलब सिमिलर दोनों को लेकर के अगर अपन बात करेंगे, तो सब ये वीक पड़ता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। सेम कंडीशंस पे अगर बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल वीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी स्ट्रॉन्ग है, सेम कंडीशन पे। और ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, 3 बिंदु द्रव्यमान है, तीनों का नाम दे दिया ए, बी और सी। इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे दे रखी है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरे एक ही प्लेन में है, तीनों का द्रव्यमान बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, कोण 90 डिग्री। ए और बी को स्थिर रखते हुए, ए को कर दिया फिक्स और बी को भी कर दिया फिक्स। ए और बी को फिक्स करके सी को छोड़ दिया जाए, ए तथा बी को फिक्स करके सी को छोड़ दिया जाए, तो सी का त्वरण छोड़ने के तुरंत पश्चात ज्ञात करो। प्रश्न लिखो, ए तथा बी को स्थिर रखते हुए सी को दी गई स्थिति से छोड़ दिया जाए, तो छोड़ने के पश्चात, तुरंत पश्चात, छोड़ने के तुरंत पश्चात सी का त्वरण ज्ञात करो। तो सी को छोड़ दिया, ये सब मिटा रहा हूं मैं, सी वगैरह ये सब ये मिटा दो यहां से। चलो अब इस पे फोर्स लिखा जाए। तो सी पे फोर्स लिखते हैं अपन, ए के कारण और बी के कारण। तो ए के कारण इसको ये ना अपना ए के कारण, ठीक है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश और आकर्षण प्रकृति का इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? इसको मानना कि F1 है, माना कि ये F1 है, और एक इस तरफ लगेगा, माना कि ये
F2 है। पहले F1 और F2 का मान निकाल लेते हैं। ये कोण दे रखा है मुझे 45 डिग्री, ये कोण कितना है 45 डिग्री। F1 का मान तुमने निकाल लिया होगा। देखो F1 का मान मेरे पास आया होगा GM1M2 यानी कि GM स्क्वायर GM1M2 अपॉन R स्क्वायर यानी कि 2L स्क्वायर। रूट 2L बनेगा तो वो 2L स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया F1, ठीक है। और F2 कितना बना, F2 मेरे पास बन जाएगा, देखो F2 हो जाएगा GM1M2 अपॉन L स्क्वायर, GM1M2 यानी कि M स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों 45 डिग्री पर है, ठीक है। तो दोनों सदिशों का योग करना है, दोनों के बीच का कोण 45 डिग्री है। तो F1 प्लस F2 का परिमाण, F1 प्लस F2 का परिमाण, दोनों का सदिश का योग करना है और फिर परिमाण लेना है। इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो फिर ऐसा करते हैं कि इसको बोल देते हैं x। अगर ये x है तो देखो ये 2x होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, F1 को मैंने माना कि ये x है, GM स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर ये x है, तो GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर ये 2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x cos 45, cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले आओ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले आओ। तो इसको हल करने के बाद एफ नेट बनेगा ये अपने पास, देखो एक्स का मान यहाँ पे लिखा और त्वरण हो जाएगा एफ बाई एम, एफ बाई एम बन जाएगा अपने पास ये। देखो कहीं गलती है क्या, एक छड़ है यहाँ पे और एक बिंदु द्रव्यमान है, एक छड़ तथा एक बिंदु द्रव्यमान है यहाँ पे, है ना। और छड़ की लंबाई L, द्रव्यमान M, तो एक समान घनत्व उसको लैम्डा जो है M/L लिख देंगे अपन। और जो बिंदु द्रव्यमान है वो तो बिंदु द्रव्यमान है ही, दोनों के द्रव्यमान बराबर है, कुल द्रव्यमान दोनों के बराबर है यहाँ पे, है ना। चित्र में सब कुछ दिख रहा साफ साफ। दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो, प्रश्न है मेरा, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। सबसे पहले तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुमने जो गलती करी है, तुमने गलती क्या करी, पहले वो गलती को करता है, पहले गलत करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, ये सब हटा दो यहाँ से, और लैम्डा वेंडा अपने को मिल गया। तो गलती अपन ने करी है कि क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे इसके द्रव्यमान केंद्र पे इस पूरे को क्या कर दिया, या बिंदु यहाँ बना दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये दूरी क्या ले ली उन लोगों ने, ये दूरी ले ली उन्होंने 3l/2, ठीक है। 3l/2 लेकर के और फिर क्या किया, GM1 यानी कि M2 यानी कि एक और M अपॉन 3l/2 का स्क्वायर। ऐसा करने से उनको क्या मिला उत्तर, उनको मिल गया उत्तर 4/9 M स्क्वायर GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, जो कि गलत है। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ये फॉर्मूला सिर्फ बिंदु द्रव्यमान के लिए लागू होगा। ये छड़ बिंदु द्रव्यमान नहीं है, छड़ को इसकी द्रव्यमान केंद्र पे मत रखो। 11th में अपन रखते थे सेंटर ऑफ मास में, पर यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो इस m के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र है, अपन इस m के कारण लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस m के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान नहीं है, या इसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान नहीं है, ठीक है। 11th में अपन इसलिए लिखते थे क्योंकि अपना mg एक समान होता था सब जगह, जो गुरुत्वीय बल होता था या जो गुरुत्वीय त्वरण होता था या g जो होता था, g जो है धरती के निकट एक समान लेते थे, इसलिए वहां लिख देते थे। वहां पे गुरुत्वीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र समान होते हैं, उस जगह पे अपन लिख सकते हैं। पर गुरुत्वीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है, इस बात को लिख लेना। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, गुरुत्वीय बल का क्रिया बिंदु। गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा, गुरुत्वीय बल का क्रिया बिंदु। और द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, उसकी तो परिभाषा अपन ने 11th में देखी थी, द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या था, ठीक है। तो गुरुत्वीय केंद्र अलग चीज है, द्रव्यमान केंद्र अलग चीज है। ये दोनों समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया, अब इसको सही करते हैं अपन।
तो सही करने के लिए क्या करें? तो सही करने के लिए अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना। इस dx और इस बिंदु द्रव्यमान के बीच में अब गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, उसको मान लिया df लिख दिया। आकर्षण लगना ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो g m dm अपॉन एक्स स्क्वायर, g इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, कुल बल आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन g m, अच्छा dm को लेमडा dx लिख सकता हूँ, लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? L से लेके 2L तक। सिर्फ मैग्नीट्यूड अपन लिखेंगे यहाँ पे, है ना, L से 2L तक। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो ये बन जाएगा gm, लेमडा को लिख दो m बाई एल। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करोगे तो वो बनेगा -1 बाई एक्स। लिमिट विमिट लगाओगे, सब सोल्व करोगे और सिर्फ जब परिमाण लिखोगे तो 1 - 1/2 बन जाएगा। 1 बाई एक्स बनेगा ना, एक बार लिखना l, एक बार लिखना 2l, तो 1 बाई एल माइनस 1/2l, इस तरह से वो बन जाएगा। मैग्नीट्यूड अपन सिर्फ लिख रहे हैं, 1 बाई एल माइनस 1/2l। फाइनल जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा gm स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, ये बनेगा। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं GMM बाई आर स्क्वायर से, GMM बाई आर स्क्वायर, मतलब मान लो कि अगर बिंदु द्रव्यमान होता तो वो R कितना होता, कंपेयर करो, GM स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। देखो कंपेयर करो तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2L। यानी कि अगर तुम इस रोड की जगह बिंदु द्रव्यमान रखना चाहते हो तो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? √2L दूरी पर, ना कि 3L/2 पर।